स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग क्लास 11th के जो है कंप्लीट बायोलॉजी के जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 12th के जो है बायोलॉजी के कंप्लीट बायोलॉजी के सभी चैप्टर के जो है एमसीक्यू को क्वेश्चंस के महामैराथन क्लास को डिस्कस कर लिया था, और यहाँ पे आज 11th के क्लास के कक्षा 11 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है खेसर या खच्चर। सेकेंड है बंध कामगार मधुमक्खियाँ। थर्ड ऑप्शन है अनुवर्ण मानव ईगल। एंड यहाँ पे लास्ट में पूछा है उपयुक्त में से कौन सा से ऐसे जीव हैं जो कि जनन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे मतलब पहला दूसरा मतलब कि यहाँ पे जो पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, तो पूछा है कि इन तीनों ऑप्शन में से ऐसे कौन से जीव हैं जो कि क्या करते हैं, जनन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बताना है। सो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 3, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन लगभग जो स्टेटमेंट टाइप के हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे जो है एक लाइन में करके पूछा जा सकता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3। मतलब कि जो यहाँ पे दिए गए हैं खेसर या खच्चर जो है बंध कामगार मधुमक्खियाँ, और अनउर्वर क्या होते हैं, मानो ईगल। मतलब कि जो अनफर्टाइल मेल्स होते हैं, मतलब ह्यूमन होते हैं, वहाँ ये तीनों क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि 1, 2 और 3 तीनों। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है जैविक उपापचयी क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएँ क्या होती हैं, जैविक उपापचयी क्रियाएँ हैं। किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएँ नहीं होती हैं। थर्ड ऑप्शन है जैविक उपापचयी क्रियाओं को जीव के शरीर से बाहर परख नली में भी कराया जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। तो पूछा है जहाँ पे पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट दिया है, तो पूछा है कौन सा यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है, सत्य स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, सेकेंड है केवल 2, थर्ड ऑप्शन है 2 और 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी वाला, मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है यही दोनों सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है जीवों के वैज्ञानिक नाम की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। तो पौधों के लिए तो ICZN में नहीं दिया गया है, जंतुओं के लिए बोलता तो ICZN होता, बट यहाँ पे पौधों के लिए किस में दिया गया है, ICBN में दिया गया है, इतना जानिए। देन यहाँ पे दिया है जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। यह तो सही है। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है जाति और दूसरा जो है इस शब्द जो है वंश। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट गलत है और पहला गलत है, बाकी दूसरा वाला सही है। पूछा क्या है कि कौन से स्टेटमेंट या कौन सा कथन सत्य है। सो यहाँ पे जो दिया गया है केवल 2, तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पर जो है केवल दूसरा वाला जो लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे वर्ग की पदानुक्रम के अंतर्गत आने वाले वंश जीनस उपवर्ग के सभी उपवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला है प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है शेर, चीता तथा बिल्ली तीनों एक ही वंश जीनस के अंतर्गत आते हैं। एंड लास्ट में पूछा कि दिए गए प्रकूट में से कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, 1 और 2, एंड दिया है ना तो 1 और ना ही 2। सो करेक्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहला वाला ए वाला हो जाएगा, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NBRI, यह जो है कहाँ स्थित है। सो पहला ऑप्शन है हावड़ा, सेकेंड है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है नागपुर, एंड लास्ट ऑप्शन है चेन्नई। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला लखनऊ। लखनऊ में क्या है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद्धति R.A. चोटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई, यह तो सही है। इसमें कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे सौपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवालों को एक ही समूह में रखा गया है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है।
सो पाँचवें का जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह जो है पहला मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पूछा कौन से सही है, तो पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, सही है। जो यहाँ पे बोला है आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई, मतलब यहाँ बोला गया है कि 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यह पद्धति आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रहा है कि 2, 3 और 4, यह क्या है, यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये बोला है, बट यहाँ पे और ऊपर क्या बोला है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि जो है इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील सवाल इसमें पद्धति के एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ एंड सेकेंड ऑप्शन परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा क्या है, सही है। सो यहाँ पे जो है पहला, यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा और जो है चौथा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती जबकि हरित पादपों की काइटिन की। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि कवक की काइटिन की बनी होती है और पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। देन यहाँ पे है अगला स्टेटमेंट, पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सेकेंड, पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सो दिए हैं ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है फर्स्ट का। यहाँ पे जो है इसमें जो स्टेटमेंट सही जो हमने अभी आपको ऊपर कराया था क्वेश्चन आर्य छुटेकर वाला, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 सही है। एंड यहाँ पे जो दिया गया है कि दूसरा वाला प्रश्न अभी हमने पढ़ा, तो इसमें जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह जो है 2 और 3, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है, और इसके ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4 मतलब कि चारों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आधे बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक समान होती है। मेथेनोजन आधे बैक्टीरिया के उदाहरण हैं जो अनेक रूमिनेट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। नॉयस्टॉक और एनाबिना नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर जो 3 का, वह बी वाला सही रहेगा। 1, 3 और 4 दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नील हरित शैवाल, सेकेंड आध बैक्टीरिया, थर्ड है नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया, एंड लास्ट ऑप्शन है परपोषी बैक्टीरिया। सो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को ही जो है नील हरित जो है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे जो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के प्रोटिस्टा किंगडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसे इसके अंतर्गत सभी एक कोशिक यूकेरियोट को रखा गया है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, प्राथमिक रूप से इस जगत के सदस्य जलीय होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सो यहाँ पे दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, एंड यहाँ पे दिया ना तो 1 और ना ही 2। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निद्रालु व्याधि मतलब कि जो है निद्रा रोग, कौन जो है एक ऐसा है जो कि निद्रा रोग को उत्पन्न करता है, स्लीपिंग सिकनेस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा, सेकेंड है एंटमीबा, थर्ड है पैरामीशियम, एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस जो है वह स्लीपिंग सिकनेस डिसीज को जो है काज करता है। और यह क्वेश्चन 2021 और जो है 2023 में भी आया था, 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कवक फंजाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोटी व संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है। सामान्य छत्रक, मशरूम और कुकुरमुत्ता टोडस्टूल फंजाई के उदाहरण हैं। यहाँ पे पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सो पहला स्टेट यहाँ पे दिया ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2, एंड लास्ट ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2।
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग ब्रेड और बियर के उत्पादन में होता है, सही है स्टेटमेंट। पक्सिनिया इसके कारण गेहूं में कीट रोग होता है, यह भी सही है। पेनिसिलिन इसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में किया जाता है, यह भी सही है। तो पूछा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित हो, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, फंजाई जगत के संदर्भ में, जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप दिया गया है, बट वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप ना देके एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। सो पूछा यहाँ पे फंजाई जगत के संदर्भ में सभी कथनों पर विचार कीजिए। तो फंजाई क्या होते हैं, तंतुमय हैं, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है उसका अपवाद है। फंजाई की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, स्टेटमेंट गलत है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फंजाई जगत में मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी तीनों गुण प्रदर्शित होते हैं। सो पूछा है कौन से स्टेटमेंट तीनों का स्टेटमेंट में से सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 2 और 3, 1 और 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित पहला और तीसरा स्टेटमेंट ऊपर वाले में से यहाँ पे पूछा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज उपयुक्त में से कौन से फंजाई जगत के भाग हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 1 2 3 और 4। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा 11th का, वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे चारों की चारों ही क्या है, फंजाई जगत के अंतर्गत, कवक के अंतर्गत जो है आते हैं, कवक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत ऐसे यूकैरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये तो सही है। एक यूकैरियोटिक बोला तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे अभी देखा जाएगा सही है कि नहीं। अगला स्टेटमेंट है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सो कौन से स्टेटमेंट सही है बोला है, तो पहला स्टेटमेंट है 1 2 और तीसरा स्टेटमेंट है 1 और 2, एंड लास्ट ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लेडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, कुस्कुटा अमरबेल कौन से ऐसे पादप है जो कि कीटभक्षी हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1 और 2, केवल दो और 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है 14 का जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ 13 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। केवल 1 और 2 ही क्या है, कीटभक्षी पौधे, बाकी तीसरा वाला कीटभक्षी पौधा नहीं है। अमरबेल जो होता है वह क्या होता है, तो अमरबेल जो परजीवी पौधा होता है, पैरासाइट होता है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत विषमपोषी यूकैरियोटिक आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस जगत के प्राणी भोजन का ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा सही, बट दूसरा क्या है, गलत है। सो पूछा कौन स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 3, केवल 3, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल 1 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी वाला। यहाँ पर जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर विचार करना है। तो आर्य छोटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में वायरस अनुपस्थित है। यह अकोशिकीय जीव है, एक कोशिका को संक्रमित करके इसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को मार देते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। सो यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे दिया केवल 1 और 2, केवल 2 3 और 4, तीसरा स्टेटमेंट 1 3 और 4, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 और 4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, 15 का जो है स्टेटमेंट डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो है चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः सभी पादप वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि डीएनए जो है सभी जंतु वायरस में होता है। जबकि जंतु वायरस में सदैव दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, बैक्टीरियल अथवा जीवाणु भोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, एंड थर्ड और लास्ट ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो 16 का यहाँ पे जो केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, वायराइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायरस से कुछ बड़े होते हैं। वायरस के विपरीत में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। इसमें आरएनए उपस्थित होता है। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो पहला स्टेटमेंट है 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, लाइकेन, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो स्टेटमेंट जो दिया गया है, दो स्टेटमेंट है। कवक शैवाल के लिए भोजन संग्रहित करते हैं, जबकि शैवाल कवक को आश्रय देने और उसके लिए खनिज तथा जल के अवशोषण करने का कार्य करते हैं। ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। सो यहाँ पे है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, एंड लास्ट ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर 18 का जो है बी वाला सही है, केवल 2, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, सवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, परंतु ये प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवालों द्वारा स्थिर किया जाता है। यह तो सही है। इनकी कुछ प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट आई थिंक सही है। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही क्या है यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित शैवाल क्लोरोफाइसी में, लाल शैवाल फियोफाइसी, भूरे एल्गी रोडोफाइसी, तो कौन से सही सुमेलित हैं? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, केवल पहला ही सही सुमेलित है, दूसरा तीसरा क्या है, गलत सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इन्हें गैमेटोफाइट नाम से भी जाना जाता है। इनका उपयोग सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के समय उनकी पैकिंग में किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, 1, 2 और 3, 4, चारों की चारों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थल पर उगने वाले संवहन ऊतक युक्त पौधे थे। सेकेंड है, इसमें मुख्य पादप का प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट होते हैं, जिनमें वास्तविक रूट, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। इनका सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इनमें बीजांड निषेचन से पूर्व अनावृत होते हैं, जो निषेचन के बाद आवृत हो जाते हैं। सो यहाँ पे पाँचवें का जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है पाँचवें का ए वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। सो ऑप्शन ए वाला रहेगा सिर्फ। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म की जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक कवक के साथ सहयोग करने वाली जड़ें परवाल मूल होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करने वाली जड़ें क्या होती है, कवक मूल होते हैं। पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ना तो 1 और ना ही 2। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, ना पहला सही ना ही दूसरा। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। इनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। एंड पूछा है दिया है निषेचन इनका अद्वितीय गुण है। सो पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है इन सब के बारे में वह जो है ए वाला सही है। ये सभी कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के अगुणित युग्मकोद्भिद बनाने वाले युग्मकों और द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाने वाले बीजाणु स्पोर के बीच संतति या पीढ़ी एकांतर होता है। तो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, प्राणी जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में होती है।
प्लेटीहेल्मिन्थीज में पूर्ण पाचन तंत्र उपस्थित होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, प्राणी जगत में परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। खुला परिसंचरण तंत्र जो है रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। एंड सेकेंड दिया है, बंद परिसंचरण तंत्र में जो है इस प्रकार के तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है और कोशिका तथा ऊतक में इसमें डूबे रहते हैं। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। न पहला ही स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो पूछा है, दिया है इनके अंतर्गत सामान्यतः स्पंज होते हैं, ये सामान्यतः लवणीय और असम्मित होते हैं, इनमें जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है, ये उभयलिंगी होते हैं। तो चारों स्टेटमेंट जो है किस फाइलम के बारे में दिए गए हैं, यही बताना है किस संघ के बारे में। सो पहला दिया है एनीलिडा, सेकेंड है टीनोफेरा, थर्ड है पोरीफेरा एंड लास्ट ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। ये सभी जो है पोरीफेरा के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलेंट्रेटा जलीय होते हैं, टीनोफोरा को कंकाल जैली कम्बज जैली कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आने वाले प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे शरीर वाले होते हैं। इसके हेल्मिन्थीज प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है। कौन से स्टेटमेंट सही है पूछा है। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ का हो जाएगा डी वाला। यहाँ पर जो है 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केचुए और जोक दोनों उभयलिंगी श्रेणी हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे छोटा संघ है। मोलस्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। एंड लास्ट ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा है। सो छठा का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, केवल 1 और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। सरसों का पौधा मूसला तंत्र होता है और गेहूं के पौधे में झकड़ा तंत्र होता है, मूल तंत्र होता है, मतलब घास और बरगद में एडवेंटेटियस रूट होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है। सो जो यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही मैच किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। गलजम जो गाजर और सलजम है उनमें अपस्थानिक मूल होता है। शकरकंद में मूसला जड़ होता है। बरगद में प्रोप रूट सहारा देने वाली जड़। मक्का तथा गन्ने में अवस्तंभ मूल। राइजोफोरा में श्वसन मूल। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी वाला। केवल तीसरा और चौथा पांचवा तीनों ही क्या है सही सुमेलित है। पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है गलत है, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। एकांतर पड़ विन्यास गुड़हल में पाया जाता है। सम्मुख पड़ विन्यास अमरूद में। चक्करदार पड़ विन्यास एल्स्टोनिया डेवल ट्री में। एंड तो पूछा है यहाँ पे इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा हम लोग का। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है सही सुमेलित है, मैच किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो यहाँ पे जो दिया गया है यह एक रूपांतरित पर्रों है, यह स्टेटमेंट सही है। यह लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। जायांग पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। अगला प्रश्न है, पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरेन्काइमा की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो कि पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं में प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है तीनों में से। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट सी वाला, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जटिल ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाते हैं। तो गलत, यहाँ पे फ्लोएम पहुँचाता है, फूड वगैरह को जाइलम नहीं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम जो है मूल से पानी तथा जल। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ना तो एक सही है और ना तो दूसरा ही सही है।
यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्यूटिकल या पौधों की बाह्य त्वचा की बाहरी सतह की मोम परत है। मीजोफिल या पौधों की पत्तियों की पहली भित्ति वाला और क्लोरोप्लास्ट युक्त भरड़ ऊतक होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कैम्बियम या पौधों के संवहनी ऊतकों जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित होता है। सो तीसरे का जो स्टेटमेंट सही रहेगा, यहाँ पे पूछा कौन सही सम्मिलित है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही मिलाए गए हैं। आप लोग इसको पीछे करके ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए करिए फिर से, या फिर नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर टाइम नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जब हम PDF डाल देंगे तब, या फिर फ़ोन से पढ़ लीजिएगा, PDF से भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पूछा है पौधों की जड़ों का लंबा, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पौधों की जड़ों का लंबा होना, पौधों के तनों का लंबा होना, पौधों की मोटाई बढ़ाना, उपयुक्त में से कौन सा पौधों में द्वितीयक वृद्धि को दर्शाता है, सेकेंडरी ग्रोथ को। सो पहला स्टेटमेंट है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। सो करेक्ट स्टेटमेंट सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और संयुक्त ऊतक। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं। सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है। संयुक्त उपकला ऊतक का प्रमुख कार्य जो होता है रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। एंड थर्ड यहाँ पे जो दिया है हृदय पूर्णता उपकला ऊतक से बना होता है। सो कौन से स्टेटमेंट सही है? सो करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो है केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्राव करती है। उपास्थि, अस्थि और वसीय ऊतक सभी संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है संयोजी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपास्थि क्या होता है? या खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। अस्थि, इसका अंतर कोशिकीय पदार्थ ठोस विशिष्ट अन्नमय पेलायबल और संपीड़न रोधी होता है। थर्ड स्टेटमेंट है रक्त या लाल या तरल संयोजी ऊतक है। सो जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगा वह हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर जो है केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। अगला प्रश्न है पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली पेशी से जुड़ी होते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से ही संकुचित किया जा सकता है। हृदय पेशी एक संकुचनशील ऊतक है। सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही रहेगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी वाला। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है तंत्रिका ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो बोला है कि ये मुख्य रूप से शरीर की परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सो तंत्रिका ऊतक से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह यहाँ पे सी वाला रहेगा कि इनमें जो है न्यूरोगिलियल कोशिका ऐसी कोशिका है जिनका इस ऊतक में कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न है केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आकशेरुकी की प्राणी है। फेरेटिमा व लुम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। इसमें भोजन को पीसने के लिए गिजार्ड नामक संरचना होती है। इनके संवेदी तंत्र में आँखों का अभाव होता है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला। 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये किसान के मित्र होते हैं। इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्र फसलों के लिए हानिकारक है क्योंकि कीट इन छिद्रों में घुसकर पौधों की जड़ों को हानि पहुँचाते हैं। थर्ड यहाँ पे दिया है इनके द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इन्हें मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह हो जाएगा बी वाला। इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्र फसलों के लिए हानिकारक है क्योंकि कीट इन छिद्रों में घुसकर पौधों की जड़ों को हानि पहुँचाते हैं। सो केंचुए के संदर्भ में स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है बी वाला सही नहीं है केंचुए से रिलेटेड। अगला प्रश्न है काकरोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये रात्रिचर और सर्वभक्षी होते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। सो जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा 8 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला। केवल 1, 2 और 4 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? कोशिका। सो पहले ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सेल। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न जंतु एवं पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीवाणुओं के
किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दूसरे का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होता है। सो स्टेटमेंट कौन सा सही है यहाँ पर? तो स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं किसमें? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दोनों कोशिकाओं में, एंड थर्ड यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ का वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। जो राइबोसोम अंगक होते हैं वह जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? सो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाए जाते हैं? यहाँ पे दिया गया है विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कवक। तो यहाँ पे चारों के बारे में दिया है, देन यहाँ पे इसके बारे में दिया है स्टेटमेंट करके कि पहले, दूसरे, तीसरे में पाया जाता है कि दूसरे और तीसरे, कि दूसरे, तीसरे और चौथे, की यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो जो यहाँ पे बोला है कि जो है यहाँ पे बोला कि किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और कवक इन चारों में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इन चारों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वह करेक्ट रहेगा दूसरा वाला, केवल दूसरे और तीसरे। मतलब कि जो यहाँ पे बोला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में। विषाणु और कवक में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं होती हैं, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से एक समान होती हैं। सेकेंड है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। तो पूछा है, नीचे दिए गए प्रकूटों में से कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। सो पहला यहाँ पे दिया है केवल 1 और 2, सेकेंड है 2, थर्ड ऑप्शन है 1 और 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, केवल 2 और 3, मतलब कि दूसरा तीसरा सही है, बाकी जो है पहला और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो यहाँ पे जो 7th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। यहाँ पे जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह कथन जो है यहाँ पे असत्य है। जो कोशिका भित्ति होती है वह स्पष्ट रूप से जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कवक एवं पौधों की द्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव संरचना है। सेकेंड है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं प्रोटीन की बनी होती है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही रहेगा 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल यहाँ पे जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? सो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम में होता है, इसी कारण से प्रोटीन की कारखाना कहा जाता है, फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। और सेकेंड दिया यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो यहाँ पे कथन और जो है रीजन, मतलब कि स्टेटमेंट और रीजन दिया है, तो पूछा है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जो है 10वें का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पे क्या है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्डी लवक, सेकेंड है हरित लवक, एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अवर्डी लवक, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा हरित लवक। यहाँ पे हरित लवक वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि 46 इन नंबर में होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैवाणु कहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? सो स्टेटमेंट जो सही है वह डी वाला सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी वाला जो है स्टेटमेंट
अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व जीवों में भी मिलते हैं। सेकेंड है, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को जैव अणु कहते हैं। सो पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सी वाला सही है, केवल एक और दो सही है स्टेटमेंट, दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला, जो अवरोही क्रम होगा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है। सो प्रोटीन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जगह डी वाला, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन कौन से उपखंडों से बना है। अल्फा, बीटा, गामा। तो नीचे दिए गए कौन से प्रकूट सही यही बोला है। सो करेक्ट ऑप्शन जो सही रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। वह जो हीमोग्लोबिन होता है वह अल्फा प्लस जो है बीटा से मिलकर बना होता है, गामा से मिलकर नहीं बना होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम के संबंध में या संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये आप लोग पढ़े होंगे। एंजाइम का ताप में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट जो यहाँ पे ए वाला सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला जो है गलत है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सो प्रोटीन पूछे तो यहाँ पे जो है कोलेजन प्रोटीन होगा, कोलेजन। अगर एंजाइम पूछे तो रुबिस्को एंजाइम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का संवाहक होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे अमीनो अम्ल, सेकेंड है एंजाइम, थर्ड है न्यूक्लिक अम्ल एंड लास्ट ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड। सो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह सभी कोशिकाओं में सभी जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता संवाहक होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, कोशिका के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र कोशिकीय युग्मनज जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। जीवधारियों में कोशिका का विभाजन केवल वयस्क होने तक ही होता है। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा यहाँ पे वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 24 घंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए तीनों की तीनों क्या है, सही है, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। दो क्रमिक सूत्री विभाजन के बीच की प्रावस्था को कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था कहा जाता है। कोशिका की वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसे सूत्री विभाजन माइटोसिस फेज कहते हैं। और सूत्री विभाजन का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। सो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट डी वाला यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, जो बोला कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, सो स्टेटमेंट डी वाला है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, केवल एक और दो सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका के किस विभाजन के बाद अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सो पहला स्टेटमेंट सही है, समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन का कार्य करता है। तो पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन का जो कार्य करता है वह साइटोप्लाज्मिक करता है, जाइलम करता है, फ्लोएम एक्वापोरिन नहीं करता। तो पहला, दूसरा और तीसरा करता है, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है दूसरा वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पादपों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में। पादपों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का परिवहन बहुत दिशात्मक, मतलब कि कई डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पे जो पूछा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, सो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पादपों में विसरण की प्रक्रिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, विसरण पादप शरीर में गैसीय गति का
अकेला माध्यम है। सेकेंड है पादपों में विसरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होता है। सो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तीसरे का पूछा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल पहला, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है पादपों में जल एवं खनिज पदार्थों के परिवहन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में जल, खनिज तथा भोजन का परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सेकेंड, जाइलम पादपों की जड़ से जल एवं खनिजों को वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। फ्लोएम कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे फोर्थ का जो स्टेटमेंट सही रहेगा वह हो जाएगा सी वाला। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है पौधों में पाए जाने वाले मूल रोम का कार्य क्या होता है, तो पौधों में पाए जाने वाले मूल रोम का कार्य होता है मृदा से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोराइजा के साथ सहजीवी संगठन बनाता है, सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कवक। कवक जो है सहजीवी संबंध बनाता है। देन यहाँ पे सातवें का पूछा है पौधों में पाए जाने वाले रंध्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथन कौन से सही है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है, पौधों में जल का वाष्पीकरण रंध्रों के द्वारा होता है। पौधे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो स्टेटमेंट ए वाला सही है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल संवर्धन तकनीकी को जो है संदर्भित करता है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वाला। पादपों को पोषक विलयन घोल में उगाना जिसमें क्या हो सॉइल एब्सेंट हो, मतलब कि सॉइल ना ले और बाकी पानी और न्यूट्रिएंट ले, उसी में हम पौधों को प्रोड्यूस करें। अगला प्रश्न है पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, सो पर्णहरित में जो एलिमेंट पाया जाता है या तत्व जो पाया जाता है वह मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है, सो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन आता है वह जो है जल से आता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है H2O से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से युग में सही सुमेलित है। क्रांतिक सांद्रता, पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से वृद्धि में रुकावट, कैल्शियम का यहाँ पे दिया है, पादप कोशिका की संरचना इकाई का भाग, एंड थर्ड ऑप्शन है क्लोरोसिस, पत्तियों का पीलापन। सो यहाँ पे जो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। सो यहाँ पे जो पांचवें का करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया, आप लोग बैक पीछे करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत है। प्राकृतिक बिजली का चमकना, पराबैंगनी विकिरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, बदलीय क्षेत्र। सो यहाँ पे जो 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। पहला, दूसरा और तीसरा जो यहाँ पे है यही सभी क्या है जो है प्राकृतिक वातावरणीय जो है वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत है, पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पे जो दलदली क्षेत्र दिया है तो यह जो है मीथेन का स्रोत होता है, मीथेन गैस का। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। सो ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने किया था। गला बैठ गया इसलिए आवाज़ सही से नहीं निकल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरे का जो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह पौधों के प्रत्येक हरे भाग में होती है। पौधों में पाए जाने वाला ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है। पौधों द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। सो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वह जो पहला और दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, हरित लवक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है। तो नीला एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद है। सो यहाँ पे पांचवें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे जो दिया यहाँ पे कौन कौन सा ऑक्सीजन, ATP, NADPH, नाइट्रोजन। सो स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही है। 1, 2, 3 मतलब कि जो है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, ATP भी, NADPH भी, बट नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं कौन से। सूर्य का प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल। सो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा छठा का हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा किन रूपों में संचित होती है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च। सो यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा सही है। पहला दिया केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी वाला 1, 2 और 4।
अगला प्रश्न है, पादपों में ऊर्जा की पूर्ति के लिए जटिल अणुओं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सरल अणुओं, सिंपल मॉलिक्यूल में विभाजन कहाँ पर होता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव्य में लैन का राजधानी वैक्यूल किस में होता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो है कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन पहला सही है, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पादप कोशिका अपनी विभाजन क्षमता खो देती है तो वह विभेदन की ओर बढ़ती है। जीवित विभेदित कोशिकाओं की पुनः विभाजन क्षमता प्राप्त करने को निर्विभेदन कहते हैं। तो यह पहला स्टेटमेंट है या दूसरा स्टेटमेंट है? तो कौन कौन से यहाँ पे सही है? सो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर पहले का सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, पौधे पर्यावरणीय प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। पौधों की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्लास्टिसिटी, परिवर्धन, वृद्धि नियामक, दीप्तिकालिता। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा टू का, हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, इसे जो है प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पादप प्रवर्धन में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हो जाएगा सी वाला, पादप परिवर्धन मतलब कि प्लांट के ग्रोथ में, तो ऑक्जिनो वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी वाला। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, इथाइलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी जो है लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? सो ह्यूमन में जो है कितनी जोड़ी जो है लाल ग्रंथि ह्यूमन में जो है कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, 3 जोड़ी होती है, जिसमें एक होता है सब मैक्सिलरी और जो पैरोटिड ग्लैंड। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, यकृत मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्टेटमेंट सही है। वयस्क मनुष्य में इसका भार लगभग 120 ग्राम से 150 ग्राम होता है। इस भार पेशियों ऊतकों की पतली परत का आवरण होता है। कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यकृत लीवर से रिलेटेड स्टेटमेंट सही है? सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला, पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, टाइलिन एक एंजाइम है जिसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टार्च के पाचन का कार्य करता है, यह अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा थ्री का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल पहला सही, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वह जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है, मतलब कि किल करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांचवा यहाँ पे दिया गया है, जो कथन दिए गए हैं, पित्त का स्राव पित्ताशय द्वारा होता है, बिलिरुबिन नामक उर्वरक पित्त में पाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट से पित्त प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। सो यह जो यहाँ पे गलत है, पित्त पोषा के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो पांचवे का करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, केवल दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, पाचन से प्राप्त उत्पादों के रक्त या लसिका में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, अवशोषण कहलाता है। क्या? अवशोषण। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के अंग बड़ी आंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बड़ी आंत पोषक पदार्थों के अवशोषण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। श्लेष्म का स्त्राव कर अपचित उत्सर्जित उत्पादों के बाहर निष्कासन को सुगम बनाती है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा सेवंथ का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एकमात्र द्विबार दंती प्राणी है। मनुष्य के दंत सूत्र जो होते हैं 21-23/21-23 से व्यक्त किया जाता है। एंड देन यहाँ पे दिया गया है, दांतों की कठोर सतह एनेमल की बनी होती है। उपरोक्त में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही? तो आठवें का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल दूसरा और तीसरा सही, बाकी पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज स्टार्च का पाचन करता है, एमाइलेज जो है वसा का पाचन करता है। इनमें से कौन से सही युग्म जो है यहाँ पे मैचिंग में सुमेलित है, मतलब कि मैच किए गए? सो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला, केवल पहला वाला जो सही मैच किया गया, बाकी दूसरा तीसरा गलत मैच किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, न्यूक्लियस जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है? तो अमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम जो होता है वह पेप्सिन होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अगला प्रश्न है, नवजातों के जठर रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, रेनिन। अगला प्रश्न है, अग्नाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके अंतःस्रावी भाग से अम्लीय प्रकृति का अग्नाशयी स्राव निकलता है। इसके बहिःस्रावी भाग से जो है केवल इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। सो अग्नाशय से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए वाला,
केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही, बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैरस्मस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है, सो या सही है। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। उपयुक्त में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो 14 का ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे जो 14 का दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा, कौन कौन से स्टेटमेंट बोला कि सही है? तो प्रोटीन की कमी से ही क्या होता है? मैरस्मस होता है, यहाँ भी होता है। और जो है क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया यह स्टेटमेंट गलत है। प्रोटीन और जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वह जो क्वाशियोरकर और मैरस्मस दोनों डिसीज होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, आंत्र नलिका में संक्रमण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो जीवाणु, विषाणु, परजीवी। सो 15 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीलिया नामक बीमारी में अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। वमन में, उमटिंग में ग्रहणी में स्थित पदार्थों का मुख से निष्कासन होता है। डायरिया में पदार्थों के अवशोषण की क्रिया प्रभावित होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो स्टेटमेंट जो सही है वह जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। डायरिया वाला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश जल का अवशोषण अमाशय में होता है। अल्कोहल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा वो जगह सी वाला, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। बाकी पहला दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया पहले स्टेटमेंट, पाचन की क्रिया केवल एक रासायनिक क्रिया है। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया टायलिन एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एक मिसमैच है, एक जो सही है। तो यहाँ पे जो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। केवल दूसरा स्टेटमेंट से है, क्योंकि पाचन में जो फिजिकल क्रिया भी आता है और केमिकल भी आता है, मतलब मैकेनिक और जो है केमिकल दोनों आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही है, केवल दूसरा वाला, पहला गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजक एक उत्क्रमणीय क्रिया। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 2 ऑक्सीजन अणुओं से संयोजित हो सकता है। सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही रहेगा वो हो जाएगा पहला। यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है। दूसरा कौन से कथन सही नहीं है पूछा, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु जो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाता है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में अधिकांश O2 का परिवहन रक्त में उपस्थित प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में होता है। मानव शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन श्वेत WBC के द्वारा होता है। सो जो स्टेटमेंट सही रहेगा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से श्वसन विकार में वायु कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाता है? 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, इन सभी और जो है 2020 में पूछा हुआ, 2020 में पूछा हुआ या क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जो बोल रहा है कि जो एयरवे का सरफेस एरिया है क्या हो जाता है? घट जाता है। तो किस डिसीज में घट जाता है बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, जो जो वात स्फीति डिसीज होता है एम्फाइसिमा जिसे बोला जाता है, ई से होता है एम्फाइसिमा जिसे बोला जाता है, जो कि सिगरेट वगैरह या फिर पत्थर घिसने पिसने वजह से होता है। इसी में सतह जो श्वसन की सतह होती है एयरवे वाला वह घट जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन विधि के नियमन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है? मतलब कि जो रिस्पायरेशन के कंट्रोल करने के लिए। तो यह भी 2024 और जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 का बी वाला, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला क्षेत्र होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्वसन तंत्र के संदर्भ में अन्य विकल्पों से विशिष्टता रखता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मेढक। अगला प्रश्न है, श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता करते हैं? तो इसकी जो हम मेजर करते हैं वह जो स्पायरोमीटर कहीं कहीं पे दिया रहता है, कहीं कहीं पे दिया रहता है रेस्पायरोमीटर। तो दोनों के दोनों ऑप्शन ही सही रहेंगे, क्या रेस्पायरोमीटर या फिर जो है स्पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपादित करने में कौन सी गैस जो है प्रयोग होता है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, O2 एवं CO2। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑक्सीजन जो है यूज होता है। अगला प्रश्न है, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, 12 से 16 बार जो है ब्रीदिंग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रक्त प्लाज्मा हल्के लाल रंग का पदार्थ है, यह रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, इसमें केवल जल और प्रोटीन पाए जाते हैं।
सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा इससे रिलेटेड वह हो जाएगा बी वाला, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर के संगठित पदार्थ का भाग नहीं है? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, प्लाज्मा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा न्यूट्रोफिल कहलाता है। फाइब्रिनोजन नामक प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो बी वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। पहला वाला यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कथन ए, इरिथ्रोसाइट लाल रुधिर जो आरबीसी होता है वह लाल रंग की कोशिकाएं हैं। कार्ड यहाँ पे दिया, इनका निर्माण जो है रेड बोन मैरो में होता है। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो स्टेटमेंट बी वाला सही है। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे बी वाला जो सही है, क्योंकि रेड बोन मैरो में नहीं, सिर्फ बोन मैरो में होता है, इतना सबको पता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से अधिक होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट पटिकाडु का निर्माण कौन सी कोशिका के विखंडन से होता है? सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, मैगोकैरियोसाइट। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का ए कामा बी कामा ए बी और ओ समूह में वर्गीकरण का आधार क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए और अथवा बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति इसी के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अति तनाव की स्थिति में रक्तदाब सामान्य से अधिक होता है। रक्तदाब 140/90 mmHg होता है। रक्तदाब में मान में Hg हाइड्रोजन गैस को दर्शाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लगभग सभी के सभी गलत है। सो स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। बाकी यहाँ पे बोला क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मछली जो होता है उसी में 4 कक्षीय हृदय जो है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मेढकों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र अधिक लाभदायक होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है, चारों के चारों तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, मानव परिसंचरण तंत्र में पेसमेकर का कार्य कौन करता है? सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पेसमेकर का कार्य जो है वह हृदय स्पंदन दर हार्ट बीट वाले रेट को जो सामान्य बनाए रखना होता है, जो कि कार्य कौन करता है इससे नोट करता है। अगला प्रश्न है, लसिका दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वह दिया गया है, यह ऊतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, यह हल्का पीले रंग का होता है, इसमें संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए वाला, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के हृदयपात हार्ट फेल्योर नामक विकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी सही है। हृदय पेशी में पर्याप्त रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, मतलब कि हार्ट फेल्योर तब होता है जब इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वहाँ पे मतलब पहुँचे, मतलब कि जितना हमें चाहिए 400 ml तो ब्लड वहाँ पे पहुँच रहा है सिर्फ 100 ml, तो इसी के कारण हार्ट फेल हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है, आरएच कारक रिसस बंदर में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी के समान है। आरएच कारक मनुष्यों में पाए जाने वाला दुर्लभ रक्त समूह है। सो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो सही है वह न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में अमोनिया सर्वाधिक विषाक्त होती है। प्राणियों के शरीर से यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल पहला वाला सही है, बाकी और स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के उत्सर्जी अंग है? वृक्क, मूत्राशय, त्वचा, यकृत। सो वृक्क, मूत्राशय और जो है त्वचा होता है बट यकृत नहीं होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यकृत भी क्या होता है, जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है,
सो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृक्क के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? शरीर का सारा रक्त वृक्क के द्वारा शुद्ध होता है या शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। सो वृक्क से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पहला और दूसरा का दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन बॉडी की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है? सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े केवल CO2 का निष्कासन करते हैं। शरीर में पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर से पसीना त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। पसीने के द्वारा शरीर से नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल बाहर निकलते हैं। सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा वह सी वाला सही, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, पेशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विशेष प्रकार की ऊतकों से बनी होती है। मनुष्य के शरीर का 10 से 20% हिस्सा जो है पेशियों का बना होता है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को इच्छिक पेशियां कहा जाता है? सो मानव शरीर में जो पाई जाने वाली पेशियों जो पूछा है मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को जो है इच्छिक पेशी कहा जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशी को जो है इच्छिक पेशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, लैक्टिक अम्ल। यहाँ भी 2020 हो गया, 2024 हो गया, 2023 हो गया और 2022, इन सभी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 206। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर के अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मैलियस, इनकस एवं स्टेपीज को सामूहिक रूप से कड़ अस्थिकाएं कहा जाता है। कशेरुक दंड जो होता है पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। सो स्टेटमेंट जो सही रहेगा वह हो जाएगा हम लोग का पांचवे का, डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो उपरोक्त तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। सो यहाँ पे दिया है अपतानिका जो होता है पेशियों में तीव्र ऐंठन, संधिशोथ, जोड़ की शोथ, अस्थि सुशिरता, अस्थि भंग की प्रबल। सामने पहला भी सही, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही होना चाहिए वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी वाला, 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए किन अंगों की कार्यशीलता बढ़ाना स्वाभाविक है? हृदय स्पंदन, श्वसन दर, वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों की जो है शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, वृक्क, आँख। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल पहला और दूसरा जो है मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो उसे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सिनेप्सिस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। अगर जिसने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन किया जो हमने कराया उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडुला ऑब्लंगेटा मध्यांश पश्च मस्तिष्क का भाग है। श्वसन, हृदय, प्रसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्त्राव के नियंत्रक केंद्र मेडुला ऑब्लंगेटा में उपस्थित होते हैं। सो छठा का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे जो है केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अग्र मस्तिष्क जो है वही सर्वाधिक विकसित भाग है। अगला प्रश्न है, नेत्र की विभिन्न परतों के बीच के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। बाहरी परत को कोराइड कहा जाता है, मध्य परत को स्क्लेरा एंड आंतरिक परत को रेटिना कहा जाता है। सो कौन सा यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है?
सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही रहेगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, केवल तीसरा वाला सही है। आंतरिक परत रेटिना। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में स्मरण क्षमता होती है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जो है, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में प्रकाशग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रेटिना में पाई जाती हैं, दृष्टिपटल रेटिना में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्निया मानव नेत्र का अग्रभाग है। मानव नेत्र में किसी वस्तु की छवि रेटिना पर बनती है। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन रेटिनल से बने होते हैं। सो कौन से तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है? सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी वाला, पहला दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कॉक्लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे केवल पहला दूसरा और तीसरा प्रेजेंट होते हैं। जो चौथा वाला यहाँ पे दिया है थायराइड वहाँ नहीं प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्त्रावित होता है वह जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर जो पश्च भाग होता है, पश्चपिंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, पश्चपिंड वाले भाग से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो पीनियल ग्रंथि वाला है जो 2021 में आया था, 2024 में भी आया है, 2030 में भी आया। तो पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रंथि पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है। सो कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, थायराइड हार्मोन। अगला प्रश्न यहाँ पे जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं? गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि में अवरोध, बच्चों में बौनापन तथा मंदबुद्धि, मूक बाधिरता। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों के तीनों डिसीज काज होते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगला प्रश्न है किस हार्मोन के स्त्रावण में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, थाइमोसिन हार्मोन के स्त्रावण के कारण। अगला प्रश्न है आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? सो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव यकृत द्वारा होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। सो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट में भी हो सकता है सही हो। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मतलब कि यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है पूछा कौन से स्टेटमेंट असत्य है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है? वृषण, अग्नाशय, अंडाशय, वृक्क। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्रावण होता है वह जो है अंडाशय से होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।